नमस्कार दोस्तों। आज क्लास 3 का हम जो कि बिहार सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे, जिसमें एक नज़र में बिहार राज्य का परिचय देखेंगे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर देख सकते हैं आधिकारिक नाम जाने बिहार का, है ना। तो बिहार है, तो ये बिहार नाम क्यों पड़ा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हम रोचक तथ्य दिए हुए हैं। 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों ने ओदंतपुरी को जीतकर इसे अपना केंद्र बनाया। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र को बिहारों का प्रदेश कहा गया, जो कालांतर में बिहार नाम से प्रचलित हुआ। बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा यहाँ बिहार कहने करने के कारण बिहार करने अर्थात वहाँ निवास, बिहार को बोला जाता है निवास स्थान, है ना। या बिहार का मतलब होता है मठ भी होता है ना। तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे, डिटेल भी पढ़ते जाएंगे हम, चूँकि पूरा जो भी जितने भी पॉइंट बनता हम सभी पॉइंट को यहाँ नोट किए हुए हैं, क्योंकि यह मटेरियल मुझे काफ़ी बनाने में काफ़ी मेहनत भी पड़ता है और बहुत सारे जो किताबें को हमें पलट कर देखना पड़ता है और सभी जगह से हमें जो जो मेन महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं सभी को हम यहाँ पे नोट किए हुए हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यह क्लास, ठीक है। तो फिर से देखते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों ने ओदंतपुरी को जीतकर इसे अपना केंद्र बनाया। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र को बिहारों का प्रदेश कहा गया, जो कालांतर में बिहार नाम से प्रचलित हुआ। बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा यहाँ विहार अर्थात निवास करने के कारण इस राज्य का नाम बिहार पड़ा। सेकेंड पॉइंट में देखिए, बिहार का असली नाम मगध है। बिहार को पहले प्राचीन इतिहास में मगध नाम से जाना जाता था। बिहार का मतलब होता है मंदिर या मठ। क्या होता है? मंदिर या मठ। बिहार शब्द बिहार शब्द का जो मूल अर्थ होता है वह बौद्ध मठ होता है। क्या होता है? बिहार शब्द का जो होता है मूल शब्द वह बौद्ध मठ होता है। यह संस्कृत और पाली शब्द बिहार से लिया गया, जिसका अर्थ होता है निवास, है ना। बिहार का अर्थ होता ही है निवास। कहीं कि आप देखे होंगे तो विद्या विहार, है ना। इसी तरह आनंद विहार, ये विहार है ना, अर्थात निवास स्थान बोला जाता है। तो बिहार शब्द का मूल अर्थ होता है बौद्ध मठ होता है। क्या होता है? बौद्ध मठ। या संस्कृत और पाली शब्द बिहार से लिया गया है ना, जिसका अर्थ होता है निवास। क्योंकि पहले समय में बुद्ध जो धर्म का जो प्रचार प्रसार कर रहा था, तो मतलब उन लोगों को विहार नाम से जाना जाता था, है ना। पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे सही से, है ना। और यह नाम बुद्ध विहार के कारण बुद्ध भिक्षुओं के द्वारा दिया गया था। बिहार का पुराना नाम बिहार और मगध के रूप में जाना जाता था, लेकिन पटना का पुराना नाम कभी पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र और पालीबोथरा, पालीनफ और आजिमाबाद रहा है। आजिमाबाद और पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम हमेशा एग्जाम समय पूछा जाता है। बिहार की स्थापना की बात करें तो 22 मार्च 1912 को हुआ था। इस दिन अंग्रेजों ने 1912 में बंगाल से राज्य को अलग कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को बिहार को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं कि 22 मार्च 1912 को, जब 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, और दिल्ली दरबार में 1911 में लगा था, तो वहाँ पे एक जो कि एक बिल पारित हुआ, है ना। तो उस समय ही जो कि डेट 1911 में ही जो बंगाल विभाजन को तो रद्द कर दिया गया, लेकिन डेट था वहाँ पर जो कि लागू होगा पूर्ण रूप से 22 मार्च को, और 22 मार्च 1912 को भी बिहार को अलग कर दिया गया, है ना। तो ये पूरा डिटेल आपको हिस्ट्री जब टॉपिक चलेगा तो उसमें पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा। इसमें अभी जो मेन महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, तत्व हो, उसको लिया गया है। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं अशोक के शासन
काल में मगध के कई हिस्सों में विहार बनवाए गए अर्थात निवास स्थान बनाए गए। धीरे धीरे मगध साम्राज्य का पतन हुआ और तुर्कों ने आक्रमण किया। उनको विहार का उच्चारण करने में काफी दिक्कत होती थी, उन्होंने बिहार कहना शुरू कर दिया, है ना। बिहार चूंकि जो अशोक के समय में जो मगध के बहुत सारे हिस्से थे, वहां पर विहार अर्थात निवास स्थान बनाए गए थे। और मगध जो साम्राज्य का पतन हुआ, फिर बाद में जो तुर्कों का उस पर आक्रमण हुआ, और उन लोगों को कहने में विहार विहार कहने में दिक्कत होता था। धीरे धीरे विहार होते होते बिहार हो गया। जैसे कि आप हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे, मतलब तत्सम तद्भव, है ना। तो मतलब संस्कृत का मतलब जो जैसे अग्नि बोलते बोलते आग हुआ, है ना, इसी तरह विहार बोलते बोलते बिहार शब्द हुआ। कभी मगध के नाम से पहचान रखने वाला साम्राज्य विहार से आधुनिक बिहार बन गया। ठीक, तो ये कुछ तथ्य है, आप इसको बस देखते जाइए, है ना। दो बार, एक से दो बार देखिएगा, आपके दिमाग में हमेशा के लिए ये आ जाएगा। यदि आपके जो कि क्वेश्चन भी रहेगा तो ये पढ़े रहिएगा, सुने रहिएगा, तो आराम से टिक लगा दीजिएगा। देखिए, पर आप जानते हैं प्राचीन नाम बिहार, जो प्राचीन नाम था प्राच्य या पूर्व देश के नाम से भी जाना जाता था। उससे भी जो बिहार है अर्थात बिहार, तो उसका प्राचीन नाम है वह प्राच्य या पूर्व देश के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर देख सकते हैं मेगास्थनीज के वर्णन से स्पष्ट है कि प्राच्य या प्राच्य देश मगध का ही नाम था, क्योंकि प्राची की राजधानी मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र बताया। जान पड़ता है कि भारत के पश्चिमी भागों के निवासी मगध तथा उसके परिवर्ती प्रदेश को पूर्वी देश या प्राची कहते हैं। फिर से देखिए, जो कि प्राचीन नाम प्राच्य या पूर्व देश के नाम से जाना जाता है, जो कि मेगास्थनीज ने वर्णन किया है कि प्राची या प्राच्य देश मगध का ही नाम था, क्योंकि प्राची की राजधानी मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र में बताए। जान पड़ता है कि भारत के पश्चिमी भागों के निवासी मगध या उससे परिवर्ती प्रदेश को पूर्वी देश या प्राची कहते हैं। मौर्य एवं गुप्त काल के नाम मगध। मौर्य एवं गुप्त काल के नाम क्या है, तो मगध। मौर्य काल में मौर्य वंश के राजाओं ने इस क्षेत्र को मगध नाम दिया गया, अर्थात मौर्य काल से गुप्त काल तक इसे मगध ही कहा जाता था। गुप्त काल के बाद मगध को उदंतपुरी के नाम से जाने लगा, मतलब नाम से जाने लगा। तो यहाँ पर हम अभी बताए हैं कि देख सकते हैं आधिकारिक नाम में, है ना, उदंतपुरी के नाम से हम बताए थे। तो उदंतपुरी क्यों कहा गया, तो यहाँ पर ही दिया हुआ है कि उदंतपुरी मौर्य काल में मौर्य वंश के राजाओं ने इस क्षेत्र को मगध नाम दिया, और मौर्य काल से गुप्त काल तक इसे मगध ही कहा जाता था। और गुप्त काल के बाद जो मगध को ही उदंतपुरी के नाम से जाना, तो पहले ये मगध है, इस मगध को ही उदंतपुरी के नाम से जो कि जाना जाने लगा। चलिए, आप जानते हैं बिहार का गठन। तो यहाँ पे देख रहे हैं गठन, इसको थोड़ा हल्का सा और गठन की बात करें तो बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था, जिसमें उड़ीसा भी उस समय सम्मिलित था। 111 साल पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक नया राज्य बना। 1912 में बने इस राज्य का नाम बिहार था। आज दुनिया के अधिकांश देशों में शासन का डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इसकी शुरुआत भी बिहार से ही हुआ है। दुनिया के बहुत से हिस्सों में जब लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय इसी राज्य में था। जो आज G20 का जो कि मीटिंग हुआ है, तो उस समय भी जो कि रात्रि भोजन पे जो जितने भी मेहमान को बुलाया गया था, है ना, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का जो कि खंडहर को दिखाया गया, है ना। तो अर्थात उस जो हमारे भारत में मतलब किस प्रकार से हमारा शिक्षा व्यवस्था था, और बिहार ही शिक्षा व्यवस्था का एक तरह से उद्गम स्थान माना जाता है। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार के शासकों का चयन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता था। 1935 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा बना, है ना। अभी जो प्रेजेंट में ओडिशा बोला जाता है, ओडिशा
ओडिशा हो गया। तो 1935 में बिहार से अलग होकर ओडिशा नाम का एक नया राज्य अस्तित्व में आया। वहीं 2000 ईस्वी में एक बार फिर से बिहार का विभाजन हुआ और झारखंड का जन्म हुआ। 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक अर्थात अलग होने की याद में मतलब हम लोग बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं 22 मार्च को। 22 मार्च बिहार राज्य के गठन के दिन को चिन्हित करता है और इसे बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो 1911 में जो यहाँ पर अभी देख सकते हैं किंग जॉर्ज पंचम, जो उस समय लॉर्ड हार्डिंग जो कि उस समय भारत के वायसराय हुआ करता था 1911 में, तो जो किंग जॉर्ज पंचम का दिल्ली में राज्याभिषेक किया गया और ब्रिटिश भारत की राजधानी जो कि कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। क्योंकि जब इतिहास आप देखिएगा जो बंगाल विभाजन का, तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, कभी नेक्स्ट समय पर हम इस पर बात करेंगे क्योंकि काफ़ी हमें पढ़ाना है। 1912 से पहले बंगाल प्रोविंस का हिस्सा था। मुगलों के समय यह पूरा इलाका सूबा ए बंगाल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जो बंगाल प्रोविंस था उस समय सूबा ए बंगाल के नाम से भी जाना जाता था। मतलब बंगाल प्रोविंस के जो है बंगाल प्रोविंस है ना, वह मुगलों के समय में जाना जाता था सूबा ए बंगाल। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये जैसे बिहार बीपीएससी का हुआ, बिहार एसएससी का हुआ है ना, उस समय एग्जाम में काफी पूछा जाता है ये सब प्रश्न, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं स्थापना दिवस अर्थात जो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, इसके लिए स्थापना दिवस या बिहार दिवस है ना 22 मार्च को। तो अभी बताएं 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ। तो देख सकते हैं 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग्स ने एक अलग प्रांत के रूप में बिहार और उड़ीसा के निर्माण की घोषणा की थी। 22 मार्च 1912 को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम कानून अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार को ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में एक अलग प्रांत के रूप में तराशा गया। 22 मार्च बिहार राज्य के गठन के 2 दिन मतलब 22 मार्च बिहार राज्य के गठन के दिन को चिन्हित करता है और इसे बिहार दिवस के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और मतलब जो है किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी का आगमन हुआ था भारत में 1911 में। दिल्ली में राज्य अभिषेक किया गया और ब्रिटिश भारत की राजधानी को मतलब दिल्ली लाया गया, चूंकि कोलकाता से दिल्ली लाया गया। बिहार का इतिहास हमेशा गौरवशाली रहा है। प्राचीन काल में बिहार को मगध के नाम से भी जाना जाता था। जब ब्रिटिश भारत के गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग ने राज्य के गठन की अधिसूचना जारी की, तब बंगाल राज्य को विभाजित करके बिहार और असम बनाया गया। यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है ना। बिहार केसरी के नाम से कौन जाना जाता था? डॉक्टर कृष्ण सिंह जाना जाता है बिहार केसरी के नाम से। वे भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। आप जानते हैं राजधानी अर्थात पटना, बिहार का राजधानी पटना, जिसकी स्थापना 1581 ईस्वी में हुआ था। रोचक तथ्यों की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से पटना को पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। पटना न केवल बिहार की राजधानी थी बल्कि बिहार का सबसे बड़ा शहर भी था। सिख धर्म का पालन करने वाले लोगों के लिए पटना एक पवित्र शहर है, क्योंकि 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ है। मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के समय में पाटलिपुत्र अर्थात पटना न केवल सत्ता का केंद्र था बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप का एक सांस्कृतिक और राजनीतिक भी केंद्र था। प्राचीन पटना यानी पाटलिपुत्र कई प्रसिद्ध विद्वानों और खगोलविदों जैसे चाणक्य, आर्यभट्ट और वात्स्यायन का घर था। 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन के बाद पटना बिहार और उड़ीसा प्रांत की राजधानी बन गया है ना। पटना एक प्रमुख कृषि केंद्र और व्यापार का केंद्र है। पटना दुनिया का सबसे बड़ा चमड़ा क्लस्टर का घर है ना। तो ये सब कुछ रोचक तत्व है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका फ्री में मतलब इसका पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम पर जाइएगा और सर्च कीजिएगा है ना @ है ना
धीरज स्टडीज ट्यूब, धीरज STUDIS स्टडीज ट्यूब सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। अब बात करें पटना शहर का एक लंबा इतिहास जो 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और आपको बता दूं कि पूर्वी भारत में बिहार राज्य की राजधानी पटना दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है। पटना के आसपास का क्षेत्र कम से कम मतलब 600 ईसा पूर्व से पूर्व में बसा हुआ एक शहर है। अर्थात यहाँ पर बोल रहा है पटना शहर का एक लंबा इतिहास की बात करें तो जो 5000 साल से भी पुराना है। और बता दूं कि पूर्वी भारत में बिहार राज्य की राजधानी पटना वे दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है। पटना के आसपास का क्षेत्र कम से कम 600 ईसा पूर्व से पहले बसा हुआ है। वर्षों से पटना पर कई राजवंशों और साम्राज्यों का शासन रहा है। इस शहर की स्थापना 490 ईसा पूर्व में मगध के राजा अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जो उदयीन हुआ है ना, जिसने गृह युद्ध में मारे जाने से पहले सिर्फ 4 साल तक शासन किया। पटना ने 321 से 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की राजधानी और 320 से 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य के रूप में कार्य किया। 1197 में मुस्लिम राजाओं द्वारा शहर को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन हिंदू राजा रामचंद्र देव ने इसका पुनर्निर्माण किया था। 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शहर पर कब्जा कर लिया गया और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता तक ब्रिटिश नियंत्रण में रहा। पटना के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल की बात करें तो बिहार की प्राचीन राजधानी पटना भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। यह शहर ऐतिहासिक स्मारकों को, मंदिरों और अन्य पर्यटन स्थलों से भरा हुआ है। एक प्रमुख आकर्षण पटना संग्रहालय, जिसमें भारतीय इतिहास और विभिन्न कालखंडों से कलाकृतियों का एक बड़ा संग्रह और पटना में खूबसूरत पार्क भी है। अब जानते हैं पटना के कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थल, है ना। तो पटना के कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थल की बात करें तो गंगा नदी पटना से होकर गुजरती है और यह शहर अपने घाटों अर्थात घाटों पानी की ओर जाने वाली नदी के किनारे जो बसा हुआ एक शहर माना जाता है, जो हिंदू तीर्थयात्रियों के बीच लोकप्रिय है। गंगा को हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है और बहुत से लोग इसके जल में पवित्र डुबकी लगाने आते हैं। पटना संग्रहालय भारत के सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। इसमें भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों की कलाकृतियों का संग्रह है। आप जानते हैं कंकड़बाग संग्रहालय पटना का एक दर्शनीय स्थल है और यह 8वीं शताब्दी के दौरान देश में मौजूद आयुर्वेदिक दवाओं और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को प्रदर्शित करता है। गोलघर पटना का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण का केंद्र है। यह विशाल अन्न भंडार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1786 में बनाया गया था और यह पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य स्थान है। हजरत बुद्ध स्मृति पार्क पटना में घूमने के लिए लोकप्रिय जगहों में से एक है। पार्क जो हजरत बुद्ध स्मृति पार्क है, यह पार्क जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और इसमें आनंद शिस्ता मंदिर भी है जो एक बौद्ध मंदिर है। पार्क में कई मूर्तियां भी हैं जिसमें बुद्ध की मूर्तियां भी शामिल है जिन्हें असाधारण गुणवत्ता वाला कहा जाता है। आनंद शिस्ता मंदिर जो हजरत बुद्ध स्मृति पार्क में है, पटना में यह घूमने के लिए एक प्रसिद्ध जगहों में से एक है। मंदिर को देश के सबसे पुराने में से एक माना जाता है। इसके अंदर बुद्ध की दिलचस्प मूर्तियां भी हैं जो आपको जाकर जरूर देखना चाहिए। अन्य दर्शनीय स्थलों में से कारगिल चौक, गांधी मैदान, बिहार राज्य संग्रहालय और तख्त श्री हरमंदिर साहिब जी का मूर्ति सभी है ना। पटना में पर्यटकों के लिए कई होटल और रेस्टोरेंट भी है, साथ ही बाजार भी जहां आगंतुक पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। आप जानते हैं
पटना का संस्थापक शेरशाह सूरी अर्थात सूरवंश। तो पटना का संस्थापक शेरशाह सूरी जो कि सूरवंश के थे, है ना, जो कि 1540 से 45 ईस्वी में हुआ था, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, जिसकी स्थापना 461 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि हम पहले पढ़े हैं वही बात है। आप जानते हैं पटना का इतिहास एक बार फिर से। तो पटना का इतिहास और परंपरा सभ्यता की शुरुआत से ही आरंभ होती है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र या पाटलिपटन था, जो 600 ईसा पूर्व में इतिहास में पाया गया। पटना का नाम समय के साथ परिवर्तित होकर पाटलीग्राम, कुसुमपुर, अजीमाबाद और आधुनिक दौर में पटना के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 4वीं ईसा में यहाँ अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद इस नगर का महत्व कम होता गया और 16वीं ईसा में इसे फिर से पहचान मिली जब शेरशाह सूरी का शासन आया। एक अन्य मान्यता के अनुसार पटन नाम के एक ग्राम से आज पटना का जन्म हुआ। कहा जाता है कि अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र बनवाए, है ना। प्राचीन ग्राम पाटली के साथ पटन जो कि जुड़कर पाटलिपुत्र बना। ग्रीक इतिहास में पाटलिबोथ्रा मतलब पाटलिबोथ्रा शब्द है, उससे आता है, जो शायद पाटलिपुत्र ही था। अजातशत्रु ने इस नगर के लिए कई सुरक्षा इंतजाम कराया ताकि जो कि लिच्छवियों के लगातार आक्रमण से बचाया जा सके। उसने पाया कि यह नगर 3 दिशाओं से नदियों से घिरा हुआ था, जो नदियों के किला की सुरक्षा प्रदान करता था। अजातशत्रु का पुत्र अपनी राजधानी राजगिरी से पटना ले आया और यह स्थिति मौर्य और गुप्त काल में भी यथावत रही। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सम्राट अशोक ने यहीं से अपना शासन प्रारंभ किया। चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त जैसे पराक्रमी शासकों की यह राजधानी रही। यहीं से चंद्रगुप्त ने अपनी सेना पश्चिमी सीमा पर ग्रीकों से लोहा लेने भेजा था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शक और हूनों को वापस धकेला था। चंद्रगुप्त काल में यहीं पर ग्रीक दूत मेगास्थनीज आकर रहा था। प्रसिद्ध यात्री फैयान जो कि 30वीं शताब्दी में ईस्वी मतलब ईसा में और वेनसान 7वीं ईसा में यहाँ की यात्रा की और उस काल की रहन सहन और शासन पद्धति का विस्तार से लिखा। कौटिल्य जैसे विद्वान यहाँ रहे और अर्थशास्त्र जैसी रचना लिखी। यह नगर प्राचीन काल से ही ज्ञान और विद्वता के स्रोत के रूप में प्रसिद्ध हुई, है ना। देखिए ये सब तो आप इसको पढ़ 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक रहेगा। लेकिन ये सब जो हम हाईलाइट कर दिए हुए हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, इस सबको जरूर आप हमें याद रखिएगा, है ना। बाकी इसको पढ़ लीजिए और याद रहे तो भी ठीक, नहीं याद रहे तो भी ठीक, लेकिन याद मतलब 2-3 बार एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। औरंगजेब का पोता शहजादा अजीमुशान को 1703 ईसा में पटना का गवर्नर बनाया गया। इसके पहले शेरशाह ने अपनी राजधानी बिहार शरीफ से पटना बनाया। शहजादा अजीमुशान ने पटना को आधुनिक और सुंदर शहर का रूप देने का प्रयास किया और इसका नाम अजीमाबाद रखा। जनसाधारण में यह पटना नाम से प्रचलित रहा। पुराने पटना के दोनों ओर की दीवारों के भग्नावशेष आज भी पटना साहिबा के पास देखे जा सकते हैं। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन, है ना। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? उदयन या उदयन, जो कि हर्यक वंश के था। यहाँ पर देख सकते हैं उदयन के बारे में, जो कि 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व में, है ना, जो कि हर्यक वंश के थे। वह अजातशत्रु के पुत्र थे। इन्होंने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया और पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला भी बनवाया, है ना। वही बात करें बिंबिसार के बारे में तो 544 ईसा पूर्व से 592 ईसा पूर्व में, है ना, जो कि बात करें तो वह एक राजवंश के संस्थापक थे जिसे श्रीनिका के नाम से भी जाना जाता है। वह भगवान बुद्ध के समकालीन थे और इनकी 3 पत्नियां भी थीं, जो कि कौशला देवी कौशल के राजा की बेटी और प्रसेनजीत की बहन थी। चेलाना लिच्छवी शासक के चेतक की बेटी और अजातशत्रु की माँ थी। पंजाब के मद्र की बेटी खेमा थी और जब अवंती के शासक प्रधोता
जो कि पीलिया से पीड़ित थे, उन्होंने शाही चिकित्सक जीवक को अवंती भेजा, है ना। अजातशत्रु के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं 492 से 460 ईसा पूर्व, जो कि हर्यक वंश के ये भी थे, उनके पिता को मार डाला गया और सिंहासन को जब्त कर दिया गया। उन्होंने कुनिका और अशोक चंदा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने मामा प्रसन्नजीत को हराया और उसकी बेटी वजीरा से शादी किया। प्रसिद्ध हथियार जो कि महाशिला कंटका और माठ मुसाला उनके थे, है ना। उन्होंने बुद्ध की मृत्यु के बाद राजगिरी में पहली बुद्ध परिषद की व्यवस्था किया था। वही बात करें बंगाल से बिहार को अलग, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 22 मार्च 1912 को, ये पहले भी हम देख चुके हैं लेकिन फिर से कुछ तथ्यों यहाँ पर देख लीजिए। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा दोनों को बंगाल से अलग होकर बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाया गया। समय याद रखिएगा 22 मार्च 1912, है ना। 12 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजा सम्राट ने बिहार और उड़ीसा के निर्माण की घोषणा की थी, जिसकी राजधानी पटना थी। मजहर उल हक द्वीप, यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार को अलग करने के आंदोलन के नेतृत्व अंग्रेजी शिक्षित बिहारियों ने किया था। प्रमुख नेता जो कि सच्चिदानंद सिन्हा, मुकेश नारायण, सईद हसन इमाम और मजहर उल हक, दीप नारायण सिंह और राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह आदि थे। 1906 में श्री महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा ने बंगाल विभाजन या बिहार का पृथक्करण नामक एक पुस्तिका निकाली, जिसे भारत और इंग्लैंड में प्रसारित किया गया। पुस्तिका ने भारतीय और विशेष रूप से बिहार और बंगाल में जनमत को शिक्षित किया। और ये लास्ट है, यहाँ पर इसको देख लीजिए, है ना। यहाँ पर बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया, तो 1 अप्रैल 1936 को किया गया। बिहार को झारखंड से 15 नवंबर 2000 को किया गया एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में। 1912 में बिहार आया, है ना, और एक भारतीय राज्य के रूप में गठन हुआ 1 अप्रैल 1936 को। तो ये सबको इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है अधिकांश बिहार के, है ना। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो भी हाईलाइटेड है उसको देख लीजिए। और इसका जो PDF है, ये टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। और इंस्टा पर हमसे पर्सनल बातें, जो भी कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हैं। और हमें फीडबैक देना हो कैसा रहा क्लास, है ना, और किस तरह से इसमें सुधार की ज़रूरत है, ये भी हमें बताएं कमेंट करके। धन्यवाद।